Hello everyone, my name is Himanshu Rawat and I welcome you all to this Current Affairs Marathon Classes Day 52 conducted by Alliance IAS Academy. So आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर्स मैराथन की सीरीज में और आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ई-नैम एंड द चेंजिंग ट्रेंड्स आफ्टर कोविड-19, द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। किस तरह की दुनिया होने वाली है पोस्ट कोविड-19, तो इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वी विल begin our class from the fourth topic, that is trends shaping the post COVID-19 world। किस तरह की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर कोविड-19 और amidst COVID-19, because as you know the COVID-19 is gonna live with us for a couple of years। हम इसके साथ जीना है और इसके साथ जीते हुए ही हम लोगों को पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और जियो पॉलिटिकल लेवल पर चीजों को डील करना है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? नंबर 1, राइजिंग एशिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है, दैट टाइम इज गोना बी विद एशिया। जब हम एशिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन 2 कंट्रीज, दैट इज चाइना एंड नंबर 2 इज इंडिया, राइट। अगर आप इस दौर के बारे में बात करें जो प्रेजेंट सिनेरियो में हम रह रहे हैं, वी कैन सी द डिक्लाइनिंग इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका, द डिक्लाइनिंग इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मिडिल ईस्ट काफी ज्यादा सफर कर रहा है, रशिया काफी ज्यादा सफर कर रहा है। They have lost a good amount of working population, right? So this has a blessing in disguise for India and China for that matter. So what writer is expecting? Writer is expecting that the world will consider Asia as its new territory, as its new target, as its new market, as its new manufacturing hub. So this will definitely gonna help India and China, right? So we are expecting a rising China, a rising Asia, right? Number 2, retreating USA। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड जो होगा वो यूएसए का रिट्रीट होगा। कहां से? एशिया से। ऐसा नहीं है कि प्री कोविड-19 यूएसए रिट्रीट नहीं कर रहा था। दिस प्रोसेस was started by Barack Obama and that was catalyzed by Donald Trump, but post COVID-19, because of the deteriorating economical conditions of America, there is very high possibility that they will leave Asia, they will retreat from Asia. At the moment they will retreat from Asia, it will open the doors of opportunity for India and especially for China, that they will try to hold the market, they will try to hold the economic conditions of Middle East Asia, of South Asia, right? So both the things, rising in Asia and retreating USA, both these things will happen simultaneously, right? तीसरा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, that is a situation, a conflicting situation in European Union। Fourth point, we are expecting a paralysis of global forums, for example WHO। अभी भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से US is targeting WHO for its functioning, right? अमेरिका जो है एक्यूज कर रहा है WHO को that WHO, World Health Organization, has favored China in certain conditions, right? इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस कहां पर? मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, as you all know कि जिस तरीके से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर स्टे लग चुका है और क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर स्टे लग चुका है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल हैज बीन ड्रास्टिकली कम डाउन। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, इसका मतलब जो आपके क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। और क्योंकि उसमें डिमांड में गिरावट हो चुकी है बट सप्लाई जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, उतनी ही चल रही है, इस वजह से जो प्राइसेस हैं आपके क्रूड ऑयल के वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। और क्योंकि प्राइसेस डाउन हो चुके हैं, इस वजह से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जिनका सोल बटर एंड ब्रेड जो है वो क्रूड ऑयल से आता है, देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफी ज्यादा डाउन हो जाएं। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है राइजिंग एशिया। राइजिंग एशिया विल अल्टीमेटली लीड टू असर्टिव चाइना, राइट? चाइना जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ताकत है। China is influencing the domestic policies
the international policies, not only the policies but it is also influencing the sovereignty, it also influencing the domestic markets of all the countries which reside in Asia. और जैसे जैसे एशिया में चाइना राइज करेगा, एशिया राइज करेगा, China will become more assertive, it will become more powerful, it will try to manipulate other countries, and this is not going to very good condition for India as well as for the USA. तो ये हम expect कर रहे हैं कि China will become more assertive with the rise in Asia, right? इसके अलावा चाइना क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर हम अभी भी अगर देखें कोविड-19 के टाइम पीरियड पे भी, तो भी बट वी हैव नोटिस्ड दैट चाइना इज ट्राइंग टू गेट मोर रिस्पांसिबिलिटीज, राइट? वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वेरियस कंट्रीज को, वो मेडिकल किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है। तो जैसे जैसे चाइना जो है ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेगा, वैसे वैसे चाइना का इंपैक्ट जो ग्लोबल इनफैक्ट जो एशियन जो पॉलिटिक्स है, एशियन जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस सिचुएशन इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर अमेरिका एंड एज वेल एज फॉर इंडिया, एंड इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट? इसके अलावा रिट्रीटिंग यूएसए, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे राइजिंग एशिया हो गए, राइजिंग एशिया अल्टीमेटली मींस राइजिंग चाइना, तो जैसे जैसे राइजिंग चाइना होगा वैसे वैसे रिट्रीटिंग यूएसए चलेगा, और दोनों चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका को कमजोर और चाइना को जो है ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें यूएसए की, तो वेरी सून द एक्सपर्ट्स आर एज्यूमिंग और दे हैव प्रेडिक्टेड कि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका विल लीड फ्रॉम द बिहाइंड। अगर आप अभी की पॉलिटिक्स देखें तो अमेरिका जो है हमेशा से लीड फ्रॉम द फ्रंट पर यकीन करता आया है, बट बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इट्स इकोनॉमी, अमेरिका के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो अफगानिस्तान में अपने रिसोर्सेज को लगाए, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो इराक में अपने रिसोर्सेज को लगाए, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो सीरिया यमन क्राइसिस में अपने रिसोर्सेज को लगाए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो WHO को फंड करे। ऑलरेडी अमेरिका जो है वो डिक्लेयर कर चुका है कि वो फंड नहीं प्रोवाइड करेगा WHO को। इसके अलावा अगर हम बात करें IMF पे फंडिंग, इसके अलावा बात करें तो UNO में जो सपोर्ट होता है या वर्ल्ड बैंक में जो फंडिंग होती है, तो जैसे जैसे अमेरिका का जो सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन ग्रुपिंग्स को कम होता जाएगा, वैसे ही वैसे उसका जो होल्ड है वो लूज होता रहेगा। बट स्टिल अमेरिका विल रिमेन इन द लीडिंग कंडीशन, वो अभी भी लीडिंग कंडीशन में ही रहेगा, इतनी आसानी से वो अपनी पोजीशन को लूज नहीं करने वाला। बट there is a chance that now America will adopt a new strategy, new policy, and it will start leading from behind, right? ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो प्री कोविड-19 से पहले भी हमें इसके सिग्नल देखने को मिल चुके हैं। When ओबामा डिसाइडेड क्या कि वो मिडिल ईस्ट एशिया में जो स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, जो अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजी है, जो इराक में है, जो ईरान में है, वो अब बहुत कम वहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दैट इज द रीजन। आप अगर 2-3 महीने पहले की न्यूज देखें तो अमेरिका हैज डिसाइडेड कि वो अपनी आर्मी को फेजेस में, अलग अलग डिफरेंट फेजेस में वो वहां से अपनी आर्मी को वापस करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया दैट अमेरिका डू नॉट वांट टू पुट इट्स मनी इन दीज प्लेसेस। तो जैसे ही यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जैसे ही अफगानिस्तान वैक्यूम क्रिएट होगा, जैसे ही मिडिल ईस्ट में वैक्यूम क्रिएट होगा, चाइना विल फुलफिल दैट वैक्यूम, राइट? और जैसे ही वो उस वैक्यूम को फुलफिल करेगा, वैसे ही चाइना जो है वो जियोपॉलिटिक्स में चैलेंज करेगा अमेरिका को। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम ट्रम्प के बारे में बात करें तो जो प्रोसेस ओबामा ने स्टार्ट किया था, ट्रम्प हैज कैटलाइज्ड दैट प्रोसेस। ट्रम्प ने उस प्रोसेस को और ज्यादा स्पीड अप कर दिया है। अब वो सारी बातें आप देख सकते हैं, ट्रम्प की जो पॉलिसीज होती हैं, जो उनके कमेंट्स होते हैं, जो उनके ट्वीट्स होते हैं, इट इज क्लियरली एन इंडिकेशन कि ट्रम्प जो है वो एशिया में बहुत ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट? अगर आप देखो नवंबर 2020 में अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, and according to certain experts there is very less possibility that Donald Trump will get re-elected। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाहे डोनाल्ड ट्रम्प री-इलेक्टेड हो, चाहे कोई और लीडर री-इलेक्टेड हो, इस स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड जो स्ट्रेटेजी है दैट इज
गोइंग टू बी कंटिन्यूड बाय अ न्यू लीडर, अगर न्यू लीडर अपॉइंट होता है, और अगर ट्रम्प री इलेक्ट होता है तो वो भी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट और एन आर्गुमेंट। यूएस विल रिमेन द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अभी कोई हटा नहीं सकता यूएसए को, बट अगर हम उसकी लीडरशिप के बारे में बात करें, एबिलिटी टू लीड, वहां पर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहने वाला है, लेकिन अगर हम उसकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में, लीडरशिप एबिलिटीज के बारे में, उसके जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करें, या उसके एशिया पैसिफिक में इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करें, तो वो जो इन्फ्लुएंस है दैट इज गोइंग टू बी डिक्लाइंड, राइट। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आपने कई बार ट्रम्प के भाषणों में, उसके कमेंट में, उसके ट्वीट में सुना होगा दैट ही इज फॉलोइंग अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। सो ये जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, दिस पॉलिसी विल बी कन्वर्टेड इनटू अमेरिका अलोन पॉलिसी। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, नाउ अमेरिका विल फॉलो अ न्यू पॉलिसी, अ न्यू स्ट्रेटजी, एंड दैट न्यू स्ट्रेटजी इज अमेरिका अलोन स्ट्रेटजी और अमेरिका अलोन पॉलिसी। इसका मतलब अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, यानी हम प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूएस चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है। अलग अलग स्टेजेस में हम इस रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही इनिशियल स्टेज के बारे में बात करें तो दोनों के जो रिलेशनशिप थे वो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप थे। अमेरिका वाज इनिशियली सपोर्टिंग द चाइना। अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास के बारे में थोड़ा पता हो, या पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में अगर आपको पता हो, राइट, तो चाइना को अमेरिका ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं किया, बहुत ज्यादा डिफाई भी नहीं किया। सो इनिशियली दिस रिलेशन वाज अ रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन व्हिच अल्टीमेटली चेंज्ड इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ कंपटीशन। जैसे जैसे चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू होता है, स्पेशली 1970s के बाद से, वैसे वैसे जो कंपटीशन है वो क्रिएट हो जाता है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। सो दिस रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन चेंज इनटू द रिलेशनशिप ऑफ कंपटीशन, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर 2005, ये जो रिलेशनशिप है ये कॉन्फ्रंटेशन रिलेशनशिप में आ जाता है। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब they are not fighting but they are in a aggressive mood, वो एक aggressive state में है, they are not directly fighting। जैसे confrontation की अगर हम बारे में बात करें तो जैसे आपका कोल्ड वॉर एरा जैसे चल रहा था, राइट, दो दुश्मन आमने सामने हैं, they are not fighting but they are showing aggression। तो अभी की अगर हम बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करें, तो अमेरिका और चाइना की जो रिलेशनशिप है they are in a state of confrontation, but according to some expert, post COVID-19 period will bring a situation of conflict in the relationship between China and America. So this is going to be future of America-China relationship. क्या future होने वाला है? The relationship of conflict. दोनों देशों के बीच में conflict रहने वाला है आपके post COVID-19 period के बाद। ठीक, this is important. अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो इसमें तीन पार्टीज हैं। पहली पार्टी अमेरिका, दूसरी पार्टी चाइना, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। वेयर इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहां पर रिसाइड करता है? इंडिया स्टैंड बिटवीन यूएसए एंड चाइना, एंड दिस इज गोना बी टेस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन डिप्लोमेसी कि वो किसकी साइड लेता है। क्या वो यूएसए की तरफ टिल्ट होता है या फिर वो चाइना की तरफ टिल्ट होता है? बिकॉज इंडिया हैज टू put its best efforts to have a balance between USA and China। अगर आप देखें इंडिया के रिलेशनशिप यूएसए के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अगर हम ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका हमें जो है वो करते हैं, वहां से हमें काफी अच्छा एफडीआई आता है। Whereas अगर हम चाइना के साथ बात करें तो definitely we are having certain border disputes with China, but at the same point of time सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है हमारे लिए वो चाइना है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड हम कर रहे हैं वो चाइना के साथ कर रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो सिचुएशन है, दिस इज समथिंग व्हिच विल डेफिनेटली टेस्ट आवर डिप्लोमेटिक एबिलिटी, आवर विजन और आवर वे कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आने वाली है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो पोस्ट कोविड-19 के बाद यू विल सी आर
fragmented European Union. So there are certain डाउट्स कि जो आपका यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा पोस्ट कोविड 19 के बाद, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो क्या उसके अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, जो लेवल ऑफ बिलीफ है, जो इंटीग्रेशन है, जो कॉपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है अमंग द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्या वो पोस्ट 19 के बाद एग्जिस्ट करेगा? देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, बिकॉज रिसेंटली कोविड-19 के जो सबसे बड़े विक्टिम्स में से एक है इटली एंड स्पेन, उन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगाया है ऑन द एबिलिटी एंड ऑन द इंटेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन. दे आर एलिजिंग द यूरोपियन यूनियन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट, राइट? तो ये जो दो कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी एलिगेशन लगा रही है. सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर विल आल्सो बी अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अमंग द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स. आगे बढ़े तो पैरालिसिस ऑफ ग्लोबल फोरम्स ऑलरेडी WHO के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यार देखो ग्लोबलाइजेशन का जब दौर होगा तो WTO का रेलेवेशन जो रेलेवेंस है वो ज्यादा हो जाता है. लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच देन WTO हैज अ मिनिमम रोल टू प्ले. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल काफी ज्यादा मिनिमम हो जाने वाला है क्योंकि अमेरिका डेफिनेटली बहुत सारे सैंक्शंस जो है वो चाइना के ऊपर लगाएगा. इसके अलावा अगर हम कल नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बारे में बात करें तो ही हैज आल्सो इंडिकेटेड कि द टाइम हैज कम कि हम लोग भी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जाएं, डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करें. तो जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट जो है उसकी तरफ फोकस किया जाएगा और हम रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ आएंगे, WTO का रोल जो है वो कम होने लगेगा, राइट? इसके अलावा जो आपकी दूसरी जो आपकी एजेंसीज हैं WHO, G7, G20, इन सारे देशों के ये जो ग्रुपिंग्स हैं, ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, ये जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका रेलिवेशन डेफिनेटली धीरे धीरे कम होने वाला है, राइट? इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस के बारे में मैंने जस्ट आपको बताया कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो सोलली डिपेंड करती है आपके क्रूड ऑयल के ऊपर, और जैसे जैसे डिमांड में गिरावट आई है बट सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर कांस्टेंट है तो प्राइसेस कम हो रहे हैं. प्राइसेस कम होंगे तो क्या होगा? इनकम कम होगी. कहां की इनकम कम होगी? मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है उनकी इनकम कम होगी. इनकम कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं नेशनल क्राइसिस के, रिबेल के, विद्रोह के, ठीक? एंड देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, वहां पर जो मोनार्की है, राइट, उसको चेंज किया जाए, ठीक? तो ये सारे के सारे कुछ डाउट्स हैं, कुछ चिंताएं हैं जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में कि पोस्ट 19 का जो दौर होने वाला है वो लगभग कुछ ऐसा रहने वाला है. इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं? राइजिंग नेशनलिज्म, राइट? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पोस्ट कोविड-19 के साथ, यू मे आल्सो फील कि एक नेशनलिज्म की जो भावना है वो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमरिज्म है उसको अटैक कर रही है. फॉर एग्जांपल आजकल ही अगर हम देखें तो जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि we should not promote international brand, rather we should more focus on local. In fact नरेंद्र मोदी जी ने vocal the local एक स्लोगन भी आपके सामने दिया है कि जो आपका लोकल मार्केट है उसको प्रमोट करो, because at the toughest time of your life it was not Amazon, it was not Flipkart, right? जो हमारे गली के जो बाहर दुकान वाला है, that particular दुकान वाला has supported us. So after post COVID-19 you will see the rise of nationalism. At the same point of time you will also see the rise of protectionist approach. You may find a new slogan, India First policy, या फिर अगर हम देखें तो मेड इन इंडिया और ज्यादा प्रमोट हो सकता है. I would support कि भैया not made in India, we should go with made by Indians. हम मेड इन इंडिया को तो चलो फॉलो करें, इसके साथ साथ हम मेड बाय इंडियंस को फॉलो करें. So that will definitely gonna support our Indian economy. So इस तरह की अप्रोच के साथ हम जाएंगे. देखो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है. अगर हम इस टॉपिक को छेड़ेंगे तो ये बहुत दूर तक बात चली जाएगी कि अगर हम प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, मेरा सवाल है कि अगर हम प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कल इशारों में आपको बोला भी है, तो फिर हम FDI का क्या करेंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दैट वी विल मिस a great opportunity, बिकॉज चाइना की जो इमेज है, चाइना की तरफ जो नेगेटिविटी, जो ग्लोबल नेगेटिविटी, ग्लोबल इमोशंस जो जनरेट हो रहे हैं, देयर इज वेरी हाई चांस
कि भैया वहां से बहुत सारी कंपनी जो है अपने बिजनेस को वाइंड अप करें, दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स एंड इंडिया विल डेफिनेटली बी अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर दोस पर्टिकुलर कंपनीज। लेकिन अगर हमने अपने रास्ते बंद कर दिए तो क्या हमें ये कॉस्ट नहीं करेगा, राइट? क्या हम इस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, बट अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक तक रहे तो डेफिनेटली ये आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग। नेशनलिज्म बढ़ रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट जो अप्रोच है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेटर अनप्रेडिक्टेबिलिटी विल होल्ड द इन्वेस्टमेंट, राइट? हमारे पास अगर 1 लाख रुपए हैं बट वी डू नॉट नो कि मार्केट कब खुलेगा, वी डू नॉट नो कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, वी डू नॉट नो कि डिमांड कितना जनरेट होगा, तो क्या मैं उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करूंगा? आंसर इज नो। तो जब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सारा जो पैसा है वो पॉकेट में रहेगा, इकोनॉमी में इन्फ्यूज नहीं होगा। तो ये जो ग्रेटर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये इन्वेस्टमेंट को रोकेगा, और इन्वेस्टमेंट रुकेगा तो आपका न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ेगा, सो एंड सो फोर्थ। So these are the factors which you have to keep in your mind जब आप एनालाइज करेंगे कोविड-19 के इम्पैक्ट का। किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट का? जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कोविड-19 का। आगे बढ़ते हैं, इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट, न्यूज नंबर 2। तो सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि 5 इंच जमीन उन्होंने ले ली या 1 किलोमीटर जमीन उन्होंने ले ली? क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि टेरिटरी जो है दैट सिंबलाइज द सॉवरेनिटी ऑफ ए नेशन। अगर आप देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्टेट, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है कि स्टेट क्या है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेट को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सबसे पहले आपका पॉपुलेशन का होना जरूरी है कि भैया लोग ही अगर नहीं है तो काहे का स्टेट? स्टेट हो ही नहीं सकता फिर, ठीक? तो पहला एलिमेंट है पॉपुलेशन का। इंडिया इज अ स्टेट, डेफिनेटली इट इज अ स्टेट, वी आर द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन है इसके। इसके अलावा दूसरा टेरिटरी, ये है टेरिटरी, right? India has a territory, definitely. Every state has a territory. ठीक? नेशन की टेरिटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हर स्टेट की एक टेरिटरी होगी ही होगी। ठीक? ठीक? इसके अलावा क्या होगा? रिकॉग्निशन, एवरी स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट। ठीक? हर जो स्टेट है, हर जो राज्य है, वो दूसरे राज्यों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो क्या इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है? बिल्कुल है। ठीक? क्या खालिस्तान एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है? बिल्कुल नहीं है। इट मे हैव अ पॉपुलेशन, राइट, बट इट डू नॉट हैव अ टेरिटरी, इट डू नॉट हैव रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर स्टेट्स। ठीक? तो हम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए बाउंड्री डिस्प्यूट्स का सुलझना जरूरी है। वी कैन नॉट गिफ्ट अवर बाउंड्रीज टू एनी अदर स्टेट। हम अपनी बाउंड्रीज को, हम अपने लैंड को, अपनी टेरिटरी को दूसरे स्टेट को, दूसरे राज्य को, दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। इट रिप्रेजेंट आवर सोवरेनिटी, इट रिप्रेजेंट आवर संप्रभुता। तो कौन कौन से डिस्प्यूट्स में, कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट में इंडिया इंगेज है? सबसे पहले अगर बात करें चाइना के साथ, तो ऑक्साइड चाइना के साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान की, तो सियाचिन ग्लेशियर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, सर क्रीक, राइट, दीज आर द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद बात करें नेपाल की, तो नेपाल का काला पानी एरिया जो है, जो आपके उत्तराखंड में लाई करता है। उत्तराखंड में कहां पर? पिथौरागढ़ में। अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग व्हिच हैज अ बिट रेलेवेंस फॉर यू। ठीक? पूछा जा सकता है काला पानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो पिथौरागढ़ में लाई करता है आपका काला पानी। तो इंडिया नेपाल वाटर डिस्प्यूट में दो फैक्टर्स है, दो एलिमेंट्स है। पहला है काला पानी और दूसरा है सस्ता। तो आप बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, दैट बॉर्डर हैज बीन डिटरमाइंड बाय ट्रीटी ऑफ संगोली, एंड दैट ट्रीटी ऑफ संगोली वाज साइंड इन 1816। 1816 में साइन हुई थी। किस के बीच में साइन हुई थी? ब्रिटिश इंडिया के बीच में और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में साइन हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सिंगोली 1816। क्या निर्धारित हुआ था इसमें? निर्धारित हुआ था कि जो काली रिवर है, जो काली नदी जो है, दैट विल फॉर्म द
बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो काली नदी जो है वो डिवाइड करती है हिंदुस्तान को नेपाल से। दो देशों के बीच में जो बॉर्डर सेग्रीगेशन का जो काम है, इंडिया नेपाल के बीच में जो बॉर्डर सेग्रीगेशन का जो काम है, वो काम काली नदी करती है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। मुद्दा क्या है, दिक्कत क्या है? यार दिक्कत बड़ी सारी है। पहली तो दिक्कत ये कि आपने ट्रीटी करी 1816 में, ठीक है भाई, ये है इंडिया, ये है आपका नेपाल। 1816 की बात करें तो नदी जो है कुछ इस तरीके से बह रही थी। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि ये जो नदी है ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर है, ठीक। तो आपने डिटरमाइन कर दिया इस नदी को। अब आ जाते हैं 2020 में। ये जो नदी है, क्या ये अपना रिवर कोर्स चेंज नहीं करेगी क्या? डेफिनेटली करेगी। हर 10 से 15 साल में यू विल नोटिस अ चेंज इन द रिवर कोर्स। नदी अपना जो कोर्स है, जो रिवर कोर्स है, उसको चेंज कर लेती है। तो मानो पहले ये इस तरीके से बह रही थी, अब ये इस तरीके से बह रही है, राइट। सेम नदी है लेकिन इसने अपना कोर्स चेंज कर दिया है। तो अब बॉर्डर कौन सा माना जाएगा? पहला सवाल ये कि क्या हम इसे बॉर्डर मानेंगे, राइट, या फिर हम इसे बॉर्डर मानेंगे? क्योंकि ऑन पेपर्स, ऑन डॉक्यूमेंट ये लिखा है कि काली नदी जो है वो डिवाइड करेगी इंडिया और नेपाल को। तो यहाँ पे भी काली नदी डिवाइड कर दी थी 1816 में, और यहाँ पे भी काली नदी डिवाइड करेगी 2020 में। तो क्या हम इसको बॉर्डर मानेंगे कि हम इसको बॉर्डर मानेंगे? तो पहले तो समस्या ये। दूसरी समस्या क्या? अगर आप देखो तो नदी जो है वो कहां से निकलती है? वो ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर कहां पे होते हैं भाई? होते हैं पहाड़ों में, पहाड़ की चोटियों में। तो अब मान लो एक पहाड़ी एरिया और एक पहाड़ी एरिया, ये है इंडिया में, ये है नेपाल में, ठीक है, ये इंडिया में, ये नेपाल में। तो अब काली नदी जो निकल रही है तो उसका जो सोर्स है, ठीक, आप उसे क्या मानोगे? यानी कि एक ग्लेशियर यहां पर है और एक ग्लेशियर यहां पर है। इस ग्लेशियर से पानी आ रहा है, इस ग्लेशियर से पानी आ रहा है, दोनों ग्लेशियर से पानी आ रहा है, और जब दोनों ग्लेशियर का पानी जुड़ रहा है तो बन रही है आपकी काली नदी। इस तरीके से आपकी नदी बन रही है, राइट, ठीक। तो अगर आप जो है सोर्स ऑफ रिवर इसको कंसीडर करते हैं, सोर्स ऑफ रिवर इसको कंसीडर करते हैं, तो इंडिया का बॉर्डर इतना एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर आप सोर्स ऑफ रिवर इसको कंसीडर करते हैं तो नेपाल का बॉर्डर इतना एक्सपेंड हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई सोर्स ऑफ रिवर एक्चुअल में है क्या? क्या सोर्स ऑफ रिवर यहां पर है या सोर्स ऑफ रिवर यहां पर है? सो इस तरह के दो कंफ्यूजन्स की वजह से वो हर देश जिनकी बाउंड्री लाइन कोई रिवर निर्धारित करती है, वो हमेशा जो है इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहते हैं, ठीक ठीक। तो एक तो ये इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इतना समझो। जो दोनों देश हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन आ रहा है, ठीक। अब बात करें लीपू लेक की। लीपू लेक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? जिसका ये सारा मुद्दा चल रहा है, उत्तराखंड में लाया करता है, ठीक है। उत्तराखंड भी इसका एक पार्टी जो है वो है, और इंडिया और नेपाल के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। तो लीपू लेक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहले तो ये देखें। देखो 2-3 चीजें आपको करनी है। पहला आपको ये देखना है कि लीपू लेक जो है वो एग्जिस्ट कहां पर करता है, ठीक, और उसको आपको मैप पे सर्च करना है, एड्रेस में आपको एक बार सर्च करना है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको काली नदी का एक बार जो है जो उसका कोर्स ऑफ एक्शन है वो देखना है। इसके अलावा काली नदी कहां से ओरिजिनेट होती है वो आपको देखना है। मैप वर्क के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, एंड दिस मैप वर्क विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्री एग्जाम। मेंस में तो आपको क्या ये सब नहीं लिखना अनलेस और अनटिल आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आपके पास ज्योग्राफी नहीं है तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक लुक ले लेना, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्री एग्जाम। तो अगर हम बात करें लीपू लेक की, तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, मानसरोवर यात्रा, बहुत बड़े लेवल पर मानसरोवर यात्रा होती है। 2 रूट है जाने के मानसरोवर। नीचे यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कौन कौन से 2 रास्ते हैं जिनसे हिंदुस्तानी जो है मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, ठीक। जैसे ही आप उन 2 रूट्स को मैप में सर्च करोगे, इंटरनेट में सर्च करोगे, पहले पॉइंट का जवाब आपको मिल जाएगा कि मानसरोवर यात्रा का क्या लेना देना है लीपू लेक से, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, लीपू लेक पास से। दूसरा, इट विल शॉर्टन द रूट। जब आपको 2 रास्तों के बारे में पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया क्या चाहता है और क्यों चाहता है। 2 रास्तों में से एक रास्ता, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 2 रास्तों में से एक रास्ता है जो कि काफी ज्यादा लंबा है, जो सिक्किम से होकर गुजरता है। इस तरीके से पूरा बता दिया मैंने आपको, ठीक है, सिक्किम से होकर गुजरता है, लंबा रास्ता है। लेकिन अगर उत्तराखंड के रास्ते के बारे में बात करें तो बहुत शॉर्ट रास्ता हो जाता है। तो अगर लीपू लेक पे हमारा कंट्रोल होता है तो पहला तो ये कि जो हमारा रूट है वो शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा ये
लीपुल एक 5 जो है वो इंडियन मिलिट्री को एक एडवांटेज देता है कि वो मॉनिटर कर सकता है द मूवमेंट ऑफ चाइनीज ट्रूप्स, एंड दैट इज द रीजन चाइना जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है नेपाल को कि वो इंडिया के सामने इस मुद्दे पर ना झुके। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली न्यूज की, दैट इज लेबर रिफॉर्म्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, डेफिनेटली आपसे पूछने वाला है। तो पहले बात करें लेबर रिफॉर्म्स। संविधान की अगर हम बात करें तो लिख लो अच्छे से, कहीं पे नोट कर लो, लेबर रिफॉर्म्स जो है वो आपके संविधान के शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। शेड्यूल 7 जिसमें 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है लेबर रिफॉर्म्स। जैसे ही आपको मैं ये बताता हूं कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर रिफॉर्म्स आता है, वैसे ही आपका दिमाग चलेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट आने की वजह से इसमें कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और कौन बनाएगा? स्टेट बनाएंगे। इसका मतलब दोनों कानून बना सकते हैं। इसका मतलब लेबर लॉज जो है वो केंद्र भी फॉर्म कर सकता है और वो आपका स्टेट भी फॉर्म कर सकता है। राज्य भी अपने स्तर पर लेबर लॉज बनाएगा और केंद्र भी अपने स्तर पर लेबर लॉज बना सकता है। तो ये तो हो गया बेसिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। लेबर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है बिकॉज ऑफ भूखमरी। काम नहीं है भाई, इनकम नहीं है, भूखे मर रहे हैं। ठीक है, डर है, कोरोना का एक डर है। तो इस वजह से जो आपके लेबर है वो क्या कर रहे हैं? दे आर रिवर्स माइग्रेटिंग। ठीक, माइग्रेशन हुआ, अब वहां से रिवर्स वो अपने अपने स्टेट में आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, झारखंड आ रहे हैं, इसके अलावा यूपी, राइट। तो रिवर्स माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो लेबर उनकी वापस आ रहे हैं, राज्य क्या कर रहे हैं? अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी नीतियों के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जो है लेबर लॉज में चेंजेस कर रहे हैं। एंड बिकॉज दे आर चेंजिंग द लेबर लॉज, इसका मतलब हमें लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, व्हाई दीस चेंजेस, क्यों किए जा रहे हैं चेंजेस? दो स्तर पर ये चेंजेस हो रहे हैं। पहला ये लेबर सरप्लस स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। लेबर सरप्लस स्टेट की जब आप बात करोगे तो लेबर सरप्लस कहां पर है? बिहार में है भाई। और कहां पर है? यूपी में। और कहां पर? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यानी जो गरीब राज्य हैं वहां पर क्या है? वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वहां पर है लेबर, और लेबर जरूरत से ज्यादा है, सरप्लस है। तो क्योंकि मान लो 1 लाख लोग यूपी वापस आ रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख लेबर फोर्स यूपी वापस आ रही है। और यूपी को क्या करना है? यूपी को वेलकम करना है। किसको वेलकम करना है? लेबर को वेलकम करना है। और किसको वेलकम करना है? इंटरनेशनल कंपनीज को वेलकम करना है। क्यों वेलकम करना है? बिकॉज इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो चाइना से बाहर आ रही है, बिकॉज they are winding up their business from China, अब they are looking for new markets, new opportunity। तो ये सब के लिए एक विन-विन सिचुएशन जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। नॉट अ विन-विन सिचुएशन, बट ये जो ड्रास्टिक जो सिचुएशन अभी चल रही है, अगर हमें इसे डील करना है तो वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? स्ट्रेटेजी चेंज की जा रही है बाय द सेंटर, बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वो राज्य जिनके पास लेबर सरप्लस है, वो जो लेबर वापस आ रही है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खोलें। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खोलेंगे तो ये जो आपका लेबर सरप्लस है वो आपके काम आएगा। अगर आपने ज्यादा फैक्ट्री खोल दी और लेबर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक हो जाएगा। सो दीज आर द रीजंस, जिन रीजंस की वजह से लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। दूसरा, हाउ दिस चेंज विल टेक प्लेस, कैसे ये टेक प्लेस करेगा? वेरी सिंपल, कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी यूनियन कानून बना सकता है और कानून बना सकता है स्टेट। ठीक, तो जब आप इस तरह की रिफॉर्म्स करोगे, जब आप इस तरह की पॉलिसीज में चेंज करोगे, तो दो तरीके हैं चेंज करने के। पहला, आप केंद्र के कानून के हिसाब से चलोगे। ठीक, क्योंकि केंद्र ऑलरेडी बना चुका है लेबर लॉज, आप भी बना सकते हैं स्टेट लॉज में। तो पहला आप क्या करोगे? केंद्र ने जो कानून बनाए हैं आप उन कानून के हिसाब से चलोगे। दूसरा, आप उन कानून के हिसाब से नहीं चलोगे। दो कंडीशन ही हो सकती है, या तो आप सेंट्रल लॉज को फॉलो करोगे या आप सेंट्रल लॉज को फॉलो नहीं करोगे। जब आप सेंट्रल लॉज को फॉलो करोगे तो आपको जो है क्या जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? क्या आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, या प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, या केंद्र की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जब इन्होंने लेबर लॉज में चेंजेस किए तो इनको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट्रल लॉज
को फॉलो कर रहे थे, और अगर वो सेंट्रल लॉस को फॉलो कर रहे थे देन एट दैट पर्टिकुलर केस दे डू नॉट रिक्वायर द परमिशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फ्रॉम द यूनियन और फ्रॉम द प्रेसिडेंट। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो तरीके हैं। पहला ये कि आपने क्या किया, सेंट्रल लॉस को, यूनियन लॉस को फॉलो किया और अपने यहाँ पर लेबर लॉस को चेंज किया। दूसरा तरीका, आपने सेंट्रल लॉस को फॉलो नहीं किया और आपने नए कानून बनाए, अपने तरीके से कानून बनाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी के लिए आपको एक पॉइंट मिलता है कि आप जो है ओवरराइडिंग लॉस बना सकते हैं। आपका मतलब स्टेट अगर चाहे तो वो यूनियन के द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड कर सकता है। यार देखो, इसको समझो, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये अपने लीगल इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में आपका कानून कौन बनाएगा? उसमें बनाएगा यूनियन। और कौन बनाएगा? स्टेट। ठीक है, यूनियन भी कानून बनाएगा, स्टेट भी कानून बनाएगा। अब यूनियन ने कानून बनाया, ठीक, एबीसी, ठीक, स्टेट ने कानून बनाया एबीसी, इसी के हिसाब से बनाया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, अब एबीसी कानून बना है, लेकिन स्टेट ने क्या कर दिया? स्टेट ने XYZ कानून बना दिया। क्या वो बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन इस कंडीशन में जब वो इन वाले कानून को ओवररूल करेगा, ओवरराइड करेगा, इस वाली कंडीशन में दैट पर्टिकुलर स्टेट विल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसे कंसेंट की जरूरत पड़ेगी प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। ऐसा किसने किया? ऐसा किया उत्तर प्रदेश ने। ठीक, तो इन लोगों ने तो क्या किया? परमिशन की आवश्यकता नहीं थी इनको, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल लॉस के हिसाब से कानून चेंज किए। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया? दे ब्रॉट अ ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस लेके आए और जो सेंट्रल लॉस थे, लेबर लॉस, सबको खत्म कर दिया। दिस इज वेरी एक्साइटिंग पॉइंट, राइट? सबको खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश एक ऑर्डिनेंस लेके आया और उसने जो यूनियन लॉज है, जो सेंट्रल लॉज है रिलेटेड टू लेबर रिफॉर्म्स, रिलेटेड टू लेबर, उन सारे के सारे लॉस को खत्म कर दिया, सिर्फ 2-3 को छोड़कर। जैसे मैटरनल बेनिफिट एक्ट अभी भी है, जैसा केंद्र में था वैसे ही जो है राज्य में, यूपी में है। इसके अलावा आपका चिल्ड्रन जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले एक्ट, तो 2 से 3 एक्ट्स को छोड़ दिया गया। इसके अलावा जितने भी एक्ट थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबको चेंज कर दिया और वो आए हैं नए लेबर रिफॉर्म्स के साथ। तो इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी उन्हें प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिला है, राइट, एंड देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उनको इजीली मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़ें। ओके, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों हमें लेबर लॉस चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है? तो पहला तो ये कि प्रेजेंट जो आपके लेबर लॉस है, दे आर आर्काइक लॉस। आर्काइक लॉस मतलब दे आर वेरी ओल्ड लॉस, बहुत पुराने लॉस हैं जिनका अब कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। ठीक, तो इस वजह से आपको उन लॉस में चेंजेस की जरूरत है। ज्यादातर अगर आप लॉस देखो तो आपके लॉस कब बने हैं? 1936, 1948, 1965, 1976। तो क्या जो सिचुएशन 1936 में थी क्या 2020 में है? क्या जो सिचुएशन 1948 में थी क्या वो 2020 में? राइट, 1991 के बाद कितने ज्यादा रिफॉर्म्स आपकी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। और अगर आप 1976 के बाद की बात करो तो किसी तरह का आपने एक्ट भी पास नहीं किया रिलेटेड टू द पेमेंट्स ऑफ द लेबर। तो जो करंट जो सिनेरियो है वो काफी ज्यादा पिटी है, काफी ज्यादा खराब है आपकी लेबर के लिए, इनफैक्ट आपके बिजनेसमैन के लिए, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो आपको समय के हिसाब से अपने लेबर लॉस को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन लेबर लॉस को चेंज किया जा रहा है, किया गया है। तो एक तो ये, दूसरी क्या जरूरत है? टू मच फाउंडेशंस ऑन एम्प्लॉयर। भाई आपको अगर फैक्ट्री खोलनी है, आपने इतने सख्त नियम बना दिए हैं, इतने कठोर आपने लेबर लॉस बनाए हैं कि आपकी हिम्मत टूट जा रही है फैक्ट्री खोलने की, आप नहीं खोलना चाह रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई अगर आपने कोई फैक्ट्री खोली, मान लो आपने जो है कोई फैक्ट्री खोली रामलाल एंड सन्स, रामलाल एंड सन्स आपने फैक्ट्री खोली और वो फैक्ट्री जो है बर्बाद हो गई। ठीक, वो फैक्ट्री खत्म हो गई। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? ठीक, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्या करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे काम करना, यू विल थिंक यार चल ठीक है 1-2 साल और काम करके देख लेते हैं, और अगर तब भी सही नहीं होगा तो हम कंपनी को वाइंड अप कर देंगे।
इसका मतलब आप क्या करोगे, आप काम तो कंटिन्यू करोगे लेकिन आप अपनी कॉस्ट को कम करोगे। समझ में आ रहा है? कॉस्ट को कैसे कम करोगे? क्वालिटी गिराओगे। यार क्वालिटी गिराओगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट पिटा है वो तो और ज्यादा पिटेगा मार्केट में, तो कंपनी तो बंद होनी है फिर। तो आप क्या करोगे कॉस्ट कम करने के लिए? यू विल रिड्यूस द मैन पावर। आप अपने यहाँ पे लोगों को कम करोगे ताकि उनको सैलरी कम देनी पड़े। ठीक, तो या आप करोगे रिट्रेंचमेंट, और दूसरा अगर तब भी नहीं चलता तो आप शट डाउन कर दोगे। यही करोगे और क्या करोगे? ठीक है, तो रामलाल एंड सन्स की कंपनी नहीं चल रही थी, उसके पास दो ऑप्शन थे, शट डाउन करने का, रिट्रेंचमेंट करने का। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत भाई यहां पर है कि अगर रामलाल की कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं, 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं, तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है वो ये कहता है कि रामलाल अपनी मर्जी से ना तो रिट्रेंचमेंट कर सकता है ना ही शट डाउन कर सकता है। वो अपने काम को कम भी नहीं कर सकता और वो अपनी कंपनी को बंद भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अनफेयर कंडीशन है, ये अनफेयर सिचुएशन है, एक अनफेयर चीज है किसके लिए? रामलाल के लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो देखने को मिली है आज भी। इस तरह के कानून जो है वो एडिशंस में, तो आपको याद रखना है 100 और मोर पीपल, अगर किसी भी कंपनी में 100, किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में 100 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां पे रिट्रेंचमेंट करने के लिए या फिर उस कंपनी को शट डाउन करने के लिए यू विल नीड द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हासिल करना आसान काम नहीं होने वाला है। एक तो ये, उसके बाद है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या बोलता है कि भैया एक हफ्ते में एक व्यक्ति कितने घंटे काम करेगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर आपको ज्यादा काम की आवश्यकता है, आपको ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि आप ओवर टाइम करें, तो आपका ओवर टाइम भी कौन निर्धारित करेगा? फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, राइट? ठीक, तो ये दोनों लोगों के लिए, दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। एज अ फैक्ट्री ओनर मेरे लिए ड्रॉबैक है। क्यों ड्रॉबैक है? मान लो मेरी पटाखे की फैक्ट्री है, ठीक, तो यार मैं रोज थोड़ी ना उतने पटाखे बनाऊंगा जितने मैं दिवाली के टाइम पे बनाऊंगा। तो दिवाली के टाइम पर क्या होगा? सडनली मुझे अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनको पैसे की आवश्यकता है, तो वो ओवर टाइम करना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या करता है? दोनों के ऊपर लिमिटेशन लगाता है कि भाई इससे ज्यादा तुम काम नहीं कर पाओगे, और इसको बोलेगा तू इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो इसकी भी सोर्स ऑफ इनकम रिड्यूस हो रहा है, इसका भी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ठीक, तो हमें इसको बदलने की जरूरत है। इसके अलावा मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, 44 कानून है केवल लेबर को देखने के लिए, 44 लेबर लॉज। और जब आप एक लेबर लॉ के बारे में बात करोगे तो कम से कम 1000 पेजेस, एक लॉ अपने आप में 1000 पेजेस का है। ठीक, 1000 प्रोविजंस हैं उसमें। तो आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया एक सिंपल सी चीज को कि आदमी सर पकड़ के बैठ रहा है, आदमी आने नहीं चाहता आपके देश में फैक्ट्री खोलने के लिए। ठीक, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो बहुत ज्यादा कंपल्सन कर देता है पूरे प्रोसेस को। ठीक, बहुत ज्यादा टाइम गिविंग हो जाता है। सो ये दिक्कत है। 44 सेंट्रल लॉज है, और ना सिर्फ अलग लॉज, एक टॉपिक के लिए आपने 4 लॉज बना रखे हैं। पेमेंट यानी लेबर लॉज में जो एक मुद्दा है, एक एस्पेक्ट है, दैट इज पेमेंट। आपने पेमेंट के लिए 4 लॉज बना दिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। समझ रहे हो? लेबर लॉज का एक एस्पेक्ट है, दैट इज योर पेमेंट, और उस पेमेंट को डील करने के लिए आपने 4 कानून बनाए हैं। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपने बना दिया। तो जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो क्या कोई आपके देश में आकर फैक्ट्री खोलना चाहेगा? आंसर इज नो। तो अगर अमेरिकन फैक्ट्रीज या यूरोपियन फैक्ट्रीज अगर चाइना को छोड़ भी देती हैं, देयर इज वेरी लिटिल चांस कि वो हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। इतना सरदर्द वो नहीं देना चाहती, एंड दैट इज द रीजन आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ पर लेबर रिफॉर्म्स करने की कोशिश करती है ताकि ये जो हर्डल है, ये जो बैरियर है, इसको दूर किया जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असर क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है जब आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो प्रोसेस को? जब आप फैक्ट्री को खोलना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, फैक्ट्री को चलाना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, फैक्ट्री को बंद करना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, बेचना कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, लाइसेंसी राज आप जब करोगे, तो क्या होगा? लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं, एंड दैट बचने की कोशिश इज कॉल्ड करप्शन। इसलिए करप्शन है। आप इतना सरदर्द नहीं लगाना चाहते इन सारे कानून में, इतने सारे कानून हैं कि आप किस चीज से बचोगे? तो जैसे आप बचने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर लिटिगेशन अगर हो गया, तो मान लो 5 साल 10 साल 15 साल के लिए केस हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप इंस्पेक्टर को जो है कुछ पैसे दे देते हैं,
अपनी फाइल आगे बढ़वाने के लिए। तो करप्शन जो है वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जो है दीमक की तरह खाना शुरू कर देता है। एक तो ये तरीका। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछ ले, ड्वार्फिज्म का क्या मतलब होता है। ठीक, अगर हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में बात करें, तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्वार्फिज्म? ड्वार्फ का मतलब क्या? छोटा, बॉर्न। तो इकोनॉमिक्स में क्या बात करेंगे ड्वार्फिज्म के बारे में? यार देखो होता क्या है कि मानो रामलाल एंड सन्स की कंपनी जो है उसने रिट्रेंचमेंट करना है और उसने शट डाउन करना है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन उसे कब चाहिए होगी? जब वो 44 जो लॉज हैं, केंद्र के जो 44 लॉज है, जब उसके एम्बिट में आता होगा। समझ रहे हो? यानी जब वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट होगा, जब उसके ऊपर वो कानून लगेंगे, जब लेबर लॉज लगेंगे, तभी तो उसको परमिशन चाहिए होगी। अगर उसके ऊपर लगेंगे ही नहीं कानून, तो उसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कानून कब नहीं लगेंगे? जब उसके पास 100 से कम लेबर होगी, जब उसके पास 50 लेबर होगी, 60 होगी, 70 होगी, 80 होगी, 90 होगी, 95 होगी, 99 होगी। तो जब तक 99 लेबर से वो काम चला रहा है, 99 एम्प्लॉइज के साथ वो काम चला रहा है, वो इन लॉस के एम्बिट से बाहर रहेगा। इसका मतलब रामलाल एंड सन्स हमेशा क्या कोशिश करेगा कि उसके पास केवल और केवल 90 से 99 के आसपास लेबर रहे। वो कभी नहीं चाहेगा कि 100 से ज्यादा उसके पास एम्प्लॉइज हो, क्योंकि जैसे ही 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज उसके पास होंगे, ही विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ लेबर लॉस। और इसीलिए हिंदुस्तान में जो पुरानी जो कंपनियां हैं, जो पुरानी जो फैक्ट्रीज हैं, वो बड़ा नहीं बनना चाहती, वो छोटा ही रहना चाहती हैं। सो दिस इज द चॉइस दे आर मेकिंग कि हम लोगों को बड़ा नहीं बनना है, हम लोगों को ड्वार्फ ही रहना है, छोटा ही रहना है। ये समस्या। दूसरा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। भाई पटाखे की सेल जो है दिवाली के टाइम पर बढ़नी है, ठीक, तो अब रामलाल एंड सन्स क्या करेंगे? क्या वो पूरे साल के लिए मजदूरों को हायर करेंगे? क्या वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोगों को हायर करेंगे, ठीक। दूसरा, अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 90 एम्प्लॉइज रखे और बाकी इन्होंने 100 लेबर रखी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे भी बात हो रही है जो पेरोल वाले एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो 90 तो आपके पेरोल वाले एम्प्लॉइज हो गए, लेकिन रामलाल को और लेबर की आवश्यकता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उनके पास आ गया, कोई पर्टिकुलर डिमांड उनके पास आ गई है, तो वो परमानेंट थोड़ी लोगों को रखेंगे। तो वो क्या करेंगे? उन्होंने 100 लेबर को हायर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो 100 लोग आ रहे हैं, दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो अनऑर्गेनाइज्ड अर्थव्यवस्था है उसका पार्ट होंगे, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, इन 90 एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवाएंगे रामलाल, डेफिनेटली उनको अपडेट करेंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ, उनको अपडेट करेंगे, उनको पेंशन दिया जाएगा, उनको पीएफ दिया जाएगा, ठीक है, उनको बोनस मिलेगा, उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड होगा उनका, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होगी, उनके सीएल होंगे, ईएल होंगे। लेकिन अगर आप बात करें 100 लेबर की, तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? आंसर इज नो। क्या आप इनको ट्रेनिंग दोगे? क्या, क्यों दोगे ट्रेनिंग? आप ट्रेनिंग दोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो आपकी ट्रेनिंग में जो पैसा लगा था वो तो आपकी कॉस्ट हो गया। अब यही लोग जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, वहां पे काम करेंगे, फिर किसी और के साथ जुड़ेंगे, वहां पे काम करेंगे। कभी सुना है आपने कि आप जो है कारपेंटर को ट्रेनिंग दे रहे हो, या फिर आप लेबर को ट्रेनिंग दे रहे हो, या मिस्त्री को ट्रेनिंग दे रहे हो? आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आप आर्किटेक्ट को ट्रेन करते हो, आप उसे अपडेट करते हो नई टेक्नोलॉजी के साथ, आप इंजीनियर्स को ट्रेन करते हो, बिकॉज इंजीनियर्स दे फॉर्म द पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है, लेकिन ये जो लोग हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है। एंड बिकॉज दैट लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये कैपिटल फॉर्मेशन कभी हिंदुस्तान में नहीं हो पाता, राइट। एंड सिचुएशन चाइना में कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों डेवलप नहीं कर रहा है, तो इसलिए डेवलप नहीं कर रहा है, लेबर लॉस बहुत ज्यादा डेवलप। उसके बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ईनैम। सबको पता है, इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। प्रीकेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। पहला है क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। सब्जी मंडी है भाई, कुछ नहीं है, सब्जी मंडी है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जी मंडी है। क्या कोई अलग से सब्जी मंडी है? आंसर इज नो। जितनी ऑलरेडी फिजिकल सब्जी मंडी है, फिजिकल मंडीज हैं जो एग्जिस्टेंस में है किसी राज्य में, ये क्या करता है, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट्स इट। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, सिंपल, ठीक। कोई अलग से कोई मंडी नहीं है, कोई अलग से इलेक्ट्रॉनिक मंडी नहीं है। यानी कुछ इस तरीके से है कि आपका मानो एक राज्य है, ठीक है, तो इस राज्य में अलग अलग सब्जी मंडियां होंगी,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। ठीक, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो एग्रीकल्चर किस तरीके से काम करता है, तो आपका जो प्रोड्यूसर है यानी जो किसान है, ठीक है, जो आपका प्रोड्यूसर है वो मिडिल मैन के थ्रू इस मंडी तक अपने सामान को पहुंचाता है। ठीक ठीक, सामान पहुंचा मंडी में, मंडी से अलग अलग रिटेलर्स के पास सामान जाएगा और उस रिटेलर से आप सामान खरीदते हैं। आप डायरेक्टली किसान से सामान नहीं खरीद सकते, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं उसमें। ठीक, इस तरीके से काम करेगा ये। क्या ये वाले मंडी वाले जो लोग हैं या फिर यहाँ पे ये वाला जो रिटेलर है जो उस पर्टिकुलर राज्य में रजिस्टर्ड है, क्या ये इस वाली मंडी से सामान खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है, अगर वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। क्या वो यहाँ पे खरीद सकता है? आंसर इज नो। क्या वो यहाँ पे खरीद सकता है? आंसर इज नो। यहाँ पर नो नो नो। अभी तक सिचुएशन ये थी कि जिस मंडी में आप रजिस्टर्ड हैं, आप केवल वहां से सामान खरीद सकते हैं, वहां से आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज को खरीद सकते हैं। ठीक, अब इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि मान लो दूसरा राज्य है, दूसरे राज्य में भी सेम फॉर्मेट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर राज्य जो है यहाँ पर प्याज की जो रेट है मान लो 100 रुपए किलो चल रहे हैं, यहाँ पे बम्पर प्रोडक्शन हो गया अनियंस का, यहाँ पे 10 रुपए किलो चल रहा है। ठीक, तो ये वाला जो 100 रुपए वाला जो राज्य है, यहाँ के जो किसान है या फिर यहाँ पे जो मंडी वाले हैं, वो क्या करेंगे? अनियंस को डंप करना शुरू कर देंगे। डंप करने का मतलब उसे खराब कर देंगे, उसे नदियों में फेंक देंगे। आपने देखा भी होगा, रोड्स में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। भाई सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो डिमांड जो है, ठीक, डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो डिसबैलेंस हो गया। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड उतनी ही है, तो क्या होगा? जो प्राइसेस हैं ऑनियंस के वो गिर जाएंगे। ठीक, तो आप क्या करते हो? सप्लाई को आधा कर देते हो, तो आधा जो अनियन है या फिर पोटैटो टमाटो जिसका भी बम्पर प्रोडक्शन हुआ आप उसको खराब कर देते हो, आपसे नदी में बहा देते हो। सप्लाई आधी हो गई, डिमांड और जो सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा? इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट होती है, ठीक, तो ये वाला जो सामान है वो इधर आ सके, ये वाला सामान इधर आ सके, इस तरीके के ट्रेडिंग को करने के लिए ही ई-नैम पोर्टल तैयार किया गया। तो अब होगा क्या बेसिकली? ठीक, यहाँ पर जो व्यक्ति है जो इस पर्टिकुलर मंडी में रजिस्टर्ड था, he will get the approval from the state government department, और वो क्या करेगा? अब वो अपने राज्य की सारी मंडियों में डील कर सकता है। ठीक, वो अपने राज्य की सारी मंडी में सेम लाइसेंस के साथ, सेम परमिट के साथ सारी मंडी के जो दरवाजे हैं वो उसके लिए खोल दिए जाएंगे। तो ये समझना, क्या ये कोई पैरेलल मार्केट है? आंसर इज नो। कोई पैरेलल मार्केट नहीं है यार, ये सिर्फ क्या कर रहा है? ये सिर्फ सारी मंडीज को इंटीग्रेट कर रहा है, सारी मंडीज का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है। इट विल इनेबल द बायर टू पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग एट लोकल लेवल। ठीक, डिफरेंट लेवल पर जो आपका बायर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए 3 फॉलोइंग रिफॉर्म्स की जरूरत है, 3 कंडीशंस की जरूरत है। पहला, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस शुड बी वैलिड अक्रॉस द स्टेट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 5 मेंबर की मंडी में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बावजूद आप 2 और 3 4 में जाके ट्रेड कर पाएंगे। एक लाइसेंस चाहिए होगा आपको और आप पूरे राज्य में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, सिंगल पॉइंट लेवल ऑफ मार्केट फीस अक्रॉस द स्टेट। मार्केट नंबर 5 में जो लेवाई चार्जेस होंगे, जो लाइसेंस फीस होगी या जो भी एंट्री फीस होगी, उतनी ही आपके पूरे स्टेट में एप्लीकेबल होगी। सिंपल, एक जगह अगर 1000 रुपए है तो दूसरे मार्केट में भी 1000 रुपए होगी, तीसरे में भी 1000 रुपए होगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्राइसिंग किया जाएगा। सिंपल पॉइंट। प्रोविजन ऑफ ई ऑक्शन, ई ट्रेडिंग एज अ मोड ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, ई ऑक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है सब्जी मंडी में जाके ऑक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सब्जी मंडी का थोड़ा सा आइडिया हो तो फिजिकल फॉर्म में भी ऐसा ही होता है। सामान आता है, वहां पे ऑक्शनिंग होती है, वहां पे जो है बोली लगाई जाती है। ठीक, उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके मार्केट में आता है। Who operates the e-name platform? कौन इसे ऑपरेट कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक अलग से एक एजेंसी बनाई है। क्या नाम है इसका? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC। तो बेसिकली काम किसका है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC का काम है किस चीज का? ई-नैम को रेगुलेट करने का, ई-नैम को कंडक्ट करने का, उसे इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री 2020 के प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट टुमारो। और जो भी आपने पढ़ा है उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। ज्यादातर टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिन लोगों को 1.5 साल हो चुका है तैयारी किए हुए। बट इस लेक्चर को प्लीज मिस ना करें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं शुरू करी है या फिर जो 2021 में
एग्जाम देने वाले हैं वो आराम से बैठकर इस लेक्चर को देखें, इसके नोट्स दें। इसकी पीडीएफ या फिर इसकी जो पीपीटी है वो आपको ग्रुप में डाल दूंगा, मैसेज कर दूंगा। जिसको पर्सनली चाहिए होगा नंबर लिखा है यहाँ पर, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड कर दूंगा या मेल पे आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। जिन लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो इस लेक्चर को डेफिनेटली सुने, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा दें, ठीक है। इसको 1.5, 1.75 या फिर 2 पे जाके डबल इसका स्पीड करके पूरे लेक्चर को एक सांस में 20 मिनट में 25 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and see you tomorrow. Take care, stay healthy, stay happy, keep learning.